नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मेरे साथ हैं विजय सिद्धारणा जी, जो हमको थोड़ा-सा इनसाइट बताएँगे दिल्ली के इलेक्शंस के बारे में। काफ़ी वहाँ पर बोलते हैं ना सीज़न हॉट चल रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कभी टेररिज़्म की बात की जाती है, कभी घोटाले की बात की जाती है, कभी ईडी के कुछ बात की जाती है और दूसरी तरफ से भी काफ़ी इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ज़रा देखें दिल्ली किस तरफ पलटेगा। सर जी, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर। सर जी ये बताइए, ये अभी जो मैं पहले ये जो रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में पूछता हूँ, अभी जो एक दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया है कि कोई एनजीओ इन्वॉल्व्ड है, जिससे एक छोटे बच्चे के साथ कुछ बॉम्ब होक्स करीब 400 स्कूल्स को गए ये। तो इसके ऊपर अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर डायरेक्ट एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सर। तो ये आई मीन ये क्या इलेक्शन का गेम है कि इसमें कुछ आप डेप्थ देखते हैं सर? देखिए, इस समय दिल्ली का जो इलेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा हाई स्टेक इलेक्शन हो गया है। ठीक है। हुँ, और हाई स्टेक इलेक्शन का मतलब ये हो गया है कि किसी भी हालत में हर पार्टी चाहती है कि वो चुनाव जीते। और केजरीवाल साहब के लिए तो डू एंड डाई का सवाल है, क्योंकि अगर दिल्ली उनके हाथ से चला गया तो उनका तो पॉलिटिकल कैरियर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हुँ, क्योंकि इसके अलावा तो उनके पास और कोई स्टेट है नहीं। दिल्ली एक दिखाने की उनके पास जगह है, बाकी उन्होंने हर जगह हाथ पैर चला लिए, कहीं पे उनको किसी राज्य में सफलता नहीं मिली। पंजाब बिकॉज ऑफ कांग्रेस की अपनी नाकामियों से उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया। दिल्ली भी कांग्रेस ने अपनी ही, अगर कहूँ, मूर्खता से उन्होंने दिल्ली आम आदमी के हवाले कर दिया। तो कांग्रेस ने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब हालत ये है कि जब केजरीवाल पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, उससे पहले कांग्रेस का जो दिल्ली में वोट शेयर होता था वो करीब 50% होता था। और आज जो दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर है वो 5% से भी नीचे है। हुँ, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पूरा का पूरा जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वो आम आदमी में शिफ्ट हो गया और बीजेपी का वोट बैंक कांस्टेंट है। तो ये अब समस्या है तीनों पार्टियों की। बीजेपी का वोट बैंक अगर इस बार बढ़ता है तो बीजेपी की उम्मीद है, क्योंकि जो पुराना वोट बैंक चल रहा है, अगर वही रेंज चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता बीजेपी अपने दम पे सरकार बना पाएगी। अगर आम आदमी पार्टी जो परसेंटेज वोट ला रही थी, अगर वही लाती है तो वो वापस सत्ता में आएगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाएगी? और अगर हुँ, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं पाती है तो आम आदमी के लिए रास्ता आसान है। और अब स्थिति ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा है कि जो एक लहर चलती थी पुराने टाइम पे, पिछले 5 साल पहले जो इलेक्शन में, इस बार केजरीवाल को वो लहर नहीं दिख रही। पहले आप पब्लिक के बीच में जाते थे, मेट्रो में जाते थे, ऑटो में जाते थे, लोग केजरीवाल केजरीवाल की बात करते थे। इस बार सब जगह खामोशी है, कोई उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, जैसे हुँ, किसी और पार्टी का भी नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल इज ऑल्सो ब्रांडेड एज लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। कोई नया, कोई जो सो कॉल्ड हम रिफॉर्म करने आए हैं, बदलने आए हैं, जनता का वो मोह भंग तो हो गया। अब उसमें तो जनता को कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब तमाशेबाजी है। अब जब स्थिति ये है तो अब सवाल ये है कि केजरीवाल को लगता है कि एक तरफ वो कांग्रेस को गिराए और दूसरी तरफ बीजेपी को गिराए। और इसीलिए वो हर जगह, जो केजरीवाल के पास जो एक सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है वो है डिसइंफॉर्मेशन। आप लोगों को भ्रमित करिए, लोगों के दिमाग में, जैसे इलेक्शन में क्या हुआ था, संविधान बदल देंगे, हुँ, उसका असर आपको कांग्रेस के एजेंडा का आपने बीजेपी पे इलेक्शन में देखा। इसी तरह से डिसइंफॉर्मेशन करके लोगों को डरा के, घबरा के, धमका के ये कहना कि भाई देखो, मैं ही एक अकेला आदमी हूं जो तुम्हारा ध्यान रख सकता हूं, बाकी सब पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं। अगर वो सत्ता में आए तो तुम लोगों की झोपड़ियां चली जाएंगी, तुम लोगों के स्कूल चले जाएंगे, तुम्हारा कुछ और होगा। अब ये सब होता रहा। अब रही बात कि साहब, जो टेररिज्म की बात आप कर रहे हो कि भाई वो गई है इस तरह से न्यूज, तो देखिए ये कोई मुश्किल नहीं है आज के इंटरनेट कनेक्टेड वर्ल्ड में, जहां सोशल मीडिया है, आप ट्विटर से किसी से भी कोई भी मैसेज भेज सकते हो, किसी भी तरह का आप अकाउंट खोल सकते हो। तो ये तमाशे तो देखिए चलेंगे।
ये सब पार्ट ऑफ गेम है। नहीं तो जाके ये कहना कि साहब आप जो कह रहे हो कि अगर मैं ये कहूं कि साहब आपकी झुग्गी झोपड़ियां टूट जाएंगी, अगर बीजेपी आई तो आपकी सब झोपड़ियां तोड़ दी जाएंगी। अब ये क्या मतलब है? क्योंकि केजरीवाल को पता है कि भाई अल्टीमेटली उसको यहाँ पे अगर जीतना है तो उसका कोर वोट है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या उसका फ्रीबीज वाला झुग्गी झोपड़ी वाला वोट हो, उसको किसी भी हालत में बचा के रखना है। और ये बात अब समझ में जब आ रही है तो अब ये कोई खेल है, उसी का एजेंडा, और क्या है। सर इस बारी देखिए, फनी थिंग इज बीजेपी भी जो अब बोलते हैं, बीजेपी इस बारी थोड़ा सा सीरियस हो चुकी है लड़ने के चक्कर में, और ये सब है। कोई सीनियर सीएम का कैंडिडेट है, कभी नुपुर शर्मा की बात होती है, कभी स्मृति ईरानी की बात होती है, कभी किसी की होती है, कभी किसी की होती है। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस है, मेरी तरफ से मैं इसको ऐसे देखता हूँ सर, जब दो जो आपके एनिमीज हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, मैं अपना अटेंशन अपने ऊपर क्यों लेके आऊं? मैं लास्ट मिनट में डालूंगा, वैसे भी मेरे को पता है मैंने पूरी तरह से जीतना तो है नहीं, बट इनको वीकन करना है मेरे को, मेरा ये है, और इंडिया अलायंस टूटेगा। ये मेरी तरफ से एक थ्योरी मेरे दिमाग में चल रही है कि इस वजह से ये लोग ना कर रहे हो। एक एक ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि देर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड एंड पूरी तरह से लोग लड़ नहीं रहे वहां पर। दोनों में से आप किसको देखते हैं, या फिर आपकी कोई अलग थ्योरी है सर? तो देखिए, ऐसा है कि जब लीडरशिप की बात आती है, एक जगह तो मैं आपको कहूंगा कि कहीं ना कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े लेवल पे ही सही बीजेपी का भी कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण हो रहा है। उसका पर्पज ये है कि आप किसी भी स्टेट का इलेक्शन देख लीजिए, अल्टीमेटली जैसे कांग्रेस में होता था कि सारी सीटें जीत गए, एमएलए आ गए, तो फिर वो कहा जाता था कि साहब हाई कमांड डिसाइड करेगा, एक रेजोल्यूशन पास हो जाता था एमएलए की मीटिंग में कि वे ऑथराइज हाई कमांड टू डिसाइड द लीडर ऑफ द स्टेट। अब लीडर ऑफ द स्टेट कौन होगा, क्या होगा, वो फैमिली डिसाइड करती थी। अब सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी सेंट्रल लीडरशिप को शायद ये लगता है कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर बना दिए तो हमारी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उस पर कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं होगा। एक क्लासिक एग्जाम्पल है योगी जी का। अब योगी जी इतने स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए हैं रीजनल लेवल पे कि लोग उनको अब नेशनल लीडर की तरह देखने लगे। अब बीजेपी के पास अगर मान लीजिए आज 20 स्टेट है और 20 मुख्यमंत्री अगर हो जाते रीजनल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल, तो केंद्रीय मंत्रियों का तो कोई वर्चस्व ही नहीं है ना सर। अगर आप देखें सेंट्रल मिनिस्टर विज़ चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन सेंट्रल मिनिस्टर। करेक्ट सर। चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे इमेज हो, चाहे व्हाटएवर यू थिंक ऑफ। अब सेंट्रल लीडरशिप को अब सबको पता है कि यार अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, पॉलिटिक्स में आप काहे को आए हो? अगर आपको पीएम बनना है तो आपको अपने कंपटीशन को कमजोर ही रखना है। तो कमजोर रखने का तरीका ये है कि आप स्ट्रांग उठने ही मत दो। तो इसीलिए, और रही बात सत्ता चलाने की, वो हम दिल्ली से बैठ के चला लेंगे, हमें पता है क्या करवाना है। भाई आफ्टर ऑल क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती है ना, एमएलए को क्या पता सरकार कैसे चलती है, कागज कैसे घूमे जाते हैं, फाइलें कैसे बनती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, पॉलिसी कैसे बनती है, किसको पता है? किसी को नहीं पता। अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी को चलाना है। ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए आपके पास केंद्रीय मंत्रालय है, आपके पास नीति आयोग है, आपके पास पीएमओ है। वो स्टेट को कहेंगे आप ये करो, हमने ये गाइडलाइन बना दी है, स्टेट इंप्लीमेंट करेगा, बस। तो अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि पिछले 10-15 साल में दो चीजों पे जो बीजेपी को ध्यान देना चाहिए था, जो पार्टी विद डिफरेंस की हम बात करते थे, एक तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बीजेपी में नहीं आ रही, और ये भी बीजेपी में कहा जाता है कि नहीं हम चाहते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए लेकिन सत्ता में ना आए। आप समझिए, हम चाहते हैं, मोदी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। अरे भाई, राजनीति में आएगा तो उसका कुछ तो एम्बिशन होगा। अगर उसको सिर्फ आगे सोशल सर्विस ही करनी तो एनजीओ ही चला ले। भाई राजनीति में आके वो क्या करेगा? आप कहते हैं कि राजनीति में आके आप पॉलिसी बदल सकते हैं। अगर पॉलिसी तो मैं तब बदलूंगा ना जब मेरे पास सत्ता होगी। करेक्ट। आप सत्ता, आप कहते हो सत्ता का लालच मत करो, आप सिर्फ सेवा करो। तो वो तो मैं एनजीओ में भी कर सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी में भी कर सकता हूँ, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में भी कर सकता हूँ, जिस कंपनी में वहां बैठ के भी कर सकता हूँ।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक आंतरिक सत्ता संघर्ष है बीजेपी के अंदर, और यही कारण है कि अगर मान लीजिए, और दूसरा क्या है, बीजेपी की दूसरी मजबूरी भी है, और खासकर मैं कांग्रेस की भी मजबूरी मान सकता हूं। हमें ये लगता है कि अगर हमने, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारा, हम इस बात को ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए दिल्ली के अंदर एक तरफ जाट मतदाता है, एक तरफ ब्राह्मण मतदाता है, एक तरफ जिसको हम कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी है या बनिया मतदाता है, फिर आपके मुस्लिम मतदाता है। अगर हम जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स की बात करें, तो अगर मान लीजिए आपने किसी जाट लीडर को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो आपको ये डर है कि यार बाकी लोग नाराज हो जाएंगे तो हमें वोट। और अगर हमने पंजाबियों को कर दिया तो फिर जाट नाराज हो जाएंगे, पंडित नाराज हो जाएंगे, वैश्य नाराज हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी हिंदुस्तान में जो कहते हैं ना कि कॉम्पिटेंसी को रिस्पेक्ट देना शुरू नहीं किया है। करेक्ट। हम अभी भी जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स में है, चाहे हम माने या ना माने। स्पेशली क्योंकि पिछले इलेक्शन के बाद। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स यार, दिखता है ना, कहने की क्या जरूरत। तो ये दिखता है कि अगर आप लीडरशिप नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये कैलकुलेशन सेंट्रल लीडरशिप में है कि यार वाई टू अननेसेसरी क्रिएट ए रिफ्ट बिफोर इलेक्शन। एक बार इलेक्शन हो जाए, सीटें आ जाएं, फिर देखेंगे किसको बनाना है, फिर सबको खुश कर देंगे। हरियाणा में भी तो यही किया है ना। स्पेशली हर सर 2000। कम्युनिटी के हर कम्युनिटी के लीडर को आपने कोई ना कोई मंत्रालय दिया है तो सबको खुश रखा है, ठीक है। तो ये स्पेशली जरूरी है। 2024 के इलेक्शन के बाद जब पोलराइज हुआ था हमारा इलेक्शन, यहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन जब जो जिस तरह से पोलराइज हुआ, उसके बाद तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा रेलेवेंस पकड़ ली हैं। और दूसरी तरफ से जिस तरह से कास्ट नैरेटिव भी चलाया गया, तो आई गेस उसका इम्पैक्ट ये दिखता है हमको। बट सर, ये जो अभी आप देखेंगे कांग्रेस और इनकी आम आदमी पार्टी के बीच में जहां पर एक गठबंधन होना चाहिए, इंडी अलायंस होना चाहिए, वो तो भी एक दूसरे को गालियां निकालना शुरू हो गए हैं। वहां से अखिलेश जी और ममता जी आ गई हैं इधर पे, जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है दिल्ली के अंदर, बट वो आके नहीं हम सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या, आई मीन, ये क्या ऐसी हालत में हो जाएंगे कि भाई जीतने के बाद भी हारेंगे? आम आदमी पार्टी वाले अगर जीत भी गए लेट्स से, तो उसके बाद भी इनका जो नेशनल एक वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया अलायंस, ये जीतने के बाद भी हारेंगे? यार देखो, ऐसा है, जिस दिन ये इंडी अलायंस बना था ना, उस दिन मेरे चैनल पे वीडियो है, और तब मैंने ये साफ कहा था कि ये जो इंडी अलायंस बना है ना, ये चल नहीं सकता। ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। आप इस बात को समझो, ये सिर्फ एक दिखाने की बात है, टू कन्वे पब्लिक कि भाई मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बन रहा है। ये मोर्चा सिर्फ नेशनल इलेक्शन तक था, और उसी दिन मैंने कहा था कि ये लोग एक दूसरे को अगर इतना पसंद करते, सपोर्ट करते, तो इतनी पार्टियां बनती क्यों? हर नेता को अपना एक कुनबा चाहिए। अदरवाइज आप अगर मिलके काम कर सकते तो आप स्प्लिट ही क्यों होते? करेक्ट। तो ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत है कि आई डोंट लाइक योर फेस। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, इसका बेसिक आधार ही यही है कि आई डोंट लाइक योर फेस, इसीलिए आई विल क्रिएट माई ओन पार्टी। उसके पीछे और कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। सही बात है सर, सही बात है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट आप इसको इस नेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह से, अभी ये साल तो इतना कुछ है नहीं वैसे भी, इलेक्शंस एकदम बिहारी है, इट्स अ वेरी लाइट ईयर एज फार एज इलेक्शंस इज कंसर्न। बट नेशनल पॉलिटिक्स में इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं कि ये जब 29 पास आते सारे बुले शिकवे वापस करके फिर खड़े हो जाएंगे एक साथ? नहीं होगा। देखो क्या होता है ना, टाइम इज वेरी पावरफुल टूल। वक्त से बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? भाई 15 साल पहले केजरीवाल ने जब आंदोलन शुरू किया था तो मैं सबसे ईमानदार आदमी,
मैं सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी चाहता हूं वगैरह वगैरह। आज कहाँ है, कौन पूछ रहा है? आज केजरीवाल की बात को कौन वजन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। तो आपको एक्सपोज कर दिया ना विद टाइम। आप ईमानदार हैं, आपके पोल खुल गई। आप करप्शन का एलिगेशन लगते ही आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपने खुद ही नहीं किया, आप तो जेल भी हुए। फिर आपने नैरेटिव बदल दिया कि नहीं नहीं मैं मोदी के आगे नहीं दबूंगा, नहीं तो ये हर अपोजिशन एमपी को सीएम को तंग करेंगे, तो मैं उनके लिए शील्ड बन के खड़ा हूं। इन्होंने तो अपना नैरेटिव बदल दिया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो जो करप्शन है या कुछ भी है पहले आप प्रूफ दिखाओ। पहले कहते थे प्रूफ की क्या जरूरत है, एलिगेशन लगे तो आप रिजाइन करो। फिर ये कहते हैं अभी तो कोर्ट ने हमें कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने तो बेल दे दी, इसका मतलब हम निर्दोष हैं। फिर एक नया तमाशा हो गया। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह रहूंगा। तो ये सब चीजें देखो क्या होता है ना, वक्त एक ऐसी चीज है वो सारे के सारे पर्दे उखाड़ देता है। इसीलिए आप जितना इंतजार करेंगे उतनी चीजें आपके सामने आएंगी। और केजरीवाल इज एक्सपोज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या काम किया, या कांग्रेस ने अपने संगठन को क्यों नहीं मजबूत किया? आपके पास 5 साल थे ना डोर टू डोर कैंपेन करने के। आपको इलेक्शन के आखिरी महीने में ही सब चीजें क्यों याद आ रही है? राहुल गांधी को आज आखिरी महीने में यमुना क्यों याद आ रही है? आप तो दिल्ली में रहते हैं यार, यमुना क्रॉस करके आप मतलब आपके घर से यमुना हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट में आप यमुना बैंक पे पहुंच सकते हो। आप क्यों नहीं गए आज तक? 5 साल में आपको आज याद आया? जब बीजेपी को पता है कि भाई 2025 में दिल्ली का चुनाव है, तो लीडर कौन होगा, कौन क्या संभालेगा, आप ये रणनीति पहले दिन बना सकते थे ना। क्योंकि अनुभव तो है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं दिल्ली में क्या करना है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ये है कि प्रायोरिटीज अलग होती है, वक्त के साथ सब चीजें बदल जाती हैं। बट सर दिल्ली में क्यों आपको दिखता है कि बीजेपी की तरफ से इतना डिले है? क्योंकि बाकी स्टेट्स में तो इनकी ऐसी हालत नहीं है। बाकी स्टेट्स में दे केम आउट प्रीटी स्ट्रांग, सब मैनिफेस्टो रेडी, ये रेडी वो रेडी। दिल्ली में क्या इनको इंटरेस्ट नहीं है, क्या है, व्हाट इज द गेम सर? नहीं, स्टेक्स आर वेरी हाई। देखिए दिल्ली में दो चीजें हैं, नंबर की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, बीजेपी ऑलरेडी 20 स्टेट्स में है, तो यहाँ उनको क्या लेना देना है, 6 छोटा सा म्युनिसिपैलिटी एरिया है। वो बात ठीक है, लेकिन इस समय बात दिल्ली एज ए पॉलिटिकल वेटेज की नहीं है। इस समय दिल्ली पॉलिटिकल नैरेटिव की बात है कि अगर दिल्ली की जनता ने वापस केजरीवाल को सत्ता पे भेज दिया, तो ये कहा जाएगा कि साहब मोदी ने पूरी कोशिश की थी कि आप ईडी सीबीआई का चक्कर लगा के इसको खत्म कर दो, लेकिन जनता इसी के साथ है। तो ये बहुत बड़ा नैरेटिव बनता है। फिर कोर्ट के मुद्दे हैं, एलजी का रोल है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अब वो चाहे वो लॉजिकल है नहीं है वो दूसरी बात, लेकिन उसका एक आर्ग्यूमेंट बनता है। आपके पास एक मुद्दा तो बनता है, पॉलिटिकल मुद्दा तो बनता है कि देखिए इन्होंने बहुत हैरेस किया, उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल का साथ दिया। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकली आपको यहां से कुछ नहीं मिलना, आपके पास सारी एमपी की सीटें हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा की 2-4 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलना। तो बात आती है नैरेटिव की। और दिल्ली में जिस तरह का वोट शेयर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले जो 10 इलेक्शंस हैं ऑलमोस्ट, कम से कम 8 का तो मैंने डिटेल एनालिसिस किया, उसका भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आपके दर्शक देखना चाहें तो देख सकते हैं। और जिसमें मैंने बकायदा एनालाइज किया है कि पिछले 8 बार के जो इलेक्शंस हुए हैं, मैं 83 से बात कर रहा हूं दिल्ली की, 83 से लेकर अभी तक जो इलेक्शंस हुए हैं वो, उसमें बीजेपी का क्या शेयर रहा है, क्या हुआ है, ये मेरा 9 जनवरी का ही वीडियो है कि कौन जीतेगा दिल्ली 8 चुनाव का डिटेल्ड एनालिसिस। तो वहां पे भी ये बात क्लियर है कि 8 चुनाव से लेकर अभी तक बीजेपी का जो वोट शेयर है, चाहे केजरीवाल का पीक टाइम है जब कांग्रेस एकदम खत्म हो गई है,
उस हालात में भी बीजेपी के पास 38% वोट है। वाओ। तो बीजेपी का जो रेंज है वो चल रहा है 32 से लेकर 38 के बीच में। एक बार 40 क्रॉस हुए ये पिछले 8 चुनाव में। बेसिकली 32 से 38। अब समझिए कि बीजेपी का वोट बेस बढ़ नहीं रहा। आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला था वो मिला था 54%। तो निश्चित रूप से उसमें कमी तो आएगी, लेकिन वो जो कमी आएगी वो कांग्रेस की तरफ जाएगी या बीजेपी की तरफ जाएगी? क्योंकि दिल्ली में जो सीटों के शेयर में डिफरेंस आता है वो बहुत कम है। करेक्ट। आप ये समझिए कि एक सीट कम होने से, दिल्ली 1% वोट कम होने से आपकी 10 से 15 सीटें कम हो जाती हैं। तो ये जो शिफ्ट ऑफ वोट है आम आदमी पार्टी से, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि इस बार आम आदमी पार्टी को उतने ही वोट मिले। उनको अगर कम मिलते हैं तो जो शिफ्ट हो रहा है अगर वो कांग्रेस की तरफ जाता है तो बीजेपी को उसका फायदा नहीं मिलने वाला। अगर वो बीजेपी की तरफ आता है तो बीजेपी का जंप बहुत तेजी से होगा और सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी आ सकती है। और अगर स्थिति ये है कि मान लीजिए कि बीजेपी 70 आपको सीटें 35 चाहिए, अगर आप 30 के आसपास भी अटक जाते हैं और आम आदमी पार्टी भी 30 ले आती है और कांग्रेस 10 ले आती है, तो आप बताइए कांग्रेस कहां जाएगी? उसी के पास वापस। तो वही करके तो उन्होंने अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, 55 से 5 पे आ गए। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस कुछ अलग सोचेगी या उनकी आइडियोलॉजी अभी रहेगी कि यार हम तो बर्बाद हैं, कोई बात नहीं, हम बीजेपी को भी बर्बाद करें। तो सवाल अब इस बात का है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी। अब हॉर्स ट्रेडिंग में अगर कांग्रेस के 10, देखो कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटें आने की उम्मीद नहीं लग रही है तो भी। अगर माइनॉरिटी में रही कांग्रेस की, मान लीजिए 10 सीटें भी आ जाती है, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपको क्या चाहिए? आपको 4 सीटें तोड़नी है ना, 4 एमएलए तोड़ने हैं। 4। तो अब सवाल ये है कि भाई 6-7 टोटल आपको 6 एमएलए खरीदने हैं सत्ता बनाने के लिए। तो दिल्ली में आप सोचिए कि एमएलए की कीमत क्या होगी पोस्ट इलेक्शन। फिर वही रिजॉर्ट गेम शुरू हो जाएगा। रिजॉर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, आपको तो छोटा सा जगह है, आप पकड़ लो उनको कि भैया ले पकड़ 100 करोड़ रुपए, इधर बैठ, छोड़ पार्टी, रिजाइन कर या एब्सटेन हो जा, जो भी करना है कर। भाई आपको ये दिल्ली में कम से कम 40 एमएलए नहीं मैनेज करने, आपको तो 6 एमएलए मैनेज करना है। तो 6 इंटू 100, 600, 500, 600 करोड़ का खेल हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात। ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग करना। मुझे क्या आपको ये दिखता है होगी। इसी के ऊपर बीजेपी का पूरा अभी गेम चल रहा है कि भाई देखते हैं क्या होता है? मुझे तो यही लगता है, मुझे यही लगता है कि अगर बीजेपी, देखो बीजेपी का अभी अगर ये मान के चल लो कि भाई 26 जनवरी के बाद जो लास्ट वीक होगा उसमें बीजेपी आरएसएस का जो कैडर है अगर वो डोर टू डोर कैंपेन करके और लोगों को, दिल्ली के वोटर्स को मोबिलाइज कर लेता है, क्योंकि दिल्ली में इस समय ठंड पड़ रही है, कोहरा है, तो कोई भी आपको कैंपेनिंग नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा जैसे पुराने जमाने में होता था कि लाउड स्पीकर पे केजरीवाल को वोट दो, ये दो वो दो। इस बार हमने वो नहीं देखा। अच्छा। पूरी दिल्ली में मैंने अभी अभी तक तो कहीं कोई इस तरह का नारेबाजी सुनी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ना कांग्रेस की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से, ना कहीं। लेकिन लगता है कि 26 जनवरी से लेकर 3 तारीख के बीच में वो एक हफ्ता बहुत मासिव कैंपेनिंग होगी। तो जिसे कहते हैं ना कि यू आर कलेक्टिंग एम्युनिशन फॉर वन फाइनल असॉल्ट। तो बस वो एक हो सकता है गेम प्लान, लेकिन अब क्या है ये तो जो उनके रणनीतिकार है वही बता पाएंगे। सर आरएसएस की तरफ से आया था कि 1,15,000 मीटिंग्स करेंगे हम लोग, और काफी एक अग्रेशन दिखाया था बिकॉज इनको कॉन्फिडेंस मिला जिस तरह से हरियाणा में काम करा और जिस तरह से महाराष्ट्र में काम करा, ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस तो आया होगा। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ग्राउंड में कुछ अभी मीटिंग शुरू हुई है कि आपको लगता है यही लास्ट मिनट में मोबिलाइज करेंगे? देखिए हो सकता है ना, मेरा ये कहना है कि अभी
आरएसएस तो ऐसा नहीं है कि चुप बैठेंगे, स्टेक्स आर हाई, जैसा मैंने कहा बीजेपी के लिए। आप सिनेरियो देखिए ना कि अगर केजरीवाल दोबारा चुनाव जीत के आ जाते हैं तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर बीजेपी एंड सेंट्रल लीडरशिप। एलजी भी क्वेश्चन में आएंगे, दिल्ली पुलिस भी क्वेश्चन में आएगी, सीबीआई ईडी भी क्वेश्चन में आएगी, अमित शाह मोदी भी क्वेश्चन में आएंगे, सब पे सवाल उठाएगा केजरीवाल, ये तो मानते हो? करेक्ट। और इस पे नैरेटिव होगा, फिर सोशल मीडिया होगा, फिर मेन लाइन मीडिया होगा, फिर मेन लाइन मीडिया में फिर फजीयत होगी कि आप करप्शन करप्शन कर रहे थे, जनता तो मान नहीं रही करप्शन है। फिर उस पे फिर क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दबाव पड़ेगा कोर्ट्स पे, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर ये है कि केजरीवाल सेक्रेटरीट नहीं जा सकता, फाइलों का हाथ नहीं लगा सकता। तो मुझे तो जनता ने भेजा है, आप कौन होते हो रोकने वाले? तो भैया आपको बड़े बड़े वकील खड़े करने हैं तो सत्ता तो आप ही के पास है, पैसे की थोड़ी कमी है। वकीलों को जितना चाहिए दे, फिर वकील आगे क्या खेल खेलते हैं वो वकील जाने। भाई हर जज भी तो, अब क्या है ना, जुडिशरी में कोई गाइडलाइन ऐसा तो है नहीं कि आप पुराने जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर सकते। तो फिर कोई अगर जज ये बोल दे कि भाई ठीक है, अगर पब्लिक ओपिनियन है इसके फेवर में और अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया है, ट्रायल नहीं हुई है, तब तक हम किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कैसे बाहर रखें? तो वो जो स्ट्रिक्चर्स लगाए हैं उनको डाइल्यूट कर देंगे, क्या प्रॉब्लम? तो आप सत्ता में आ जाओ। और तो पहले ही बोल रहा है कि भाई कुर्सी कुर्सी तो मैं ही लूंगा, तीसरी इज ए टेम्पररी सीएम, ये तो स्टॉप गैप मेजर। तो ही इज वेरी क्लियर, उसको सत्ता चाहिए, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो इसीलिए बीजेपी के लिए मैं इस इलेक्शन को केजरीवाल से ज्यादा बीजेपी के लिए चैलेंज मानू। भाई केजरीवाल ने तो कह दिया कि मैं सब कुछ फ्री बांट दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है जो मैं सोचूं। जनता का पैसा लुटाओ साला, मेरे को क्या करना है। रही बात दिल्ली की, दिल्ली सरकार संभालेगी। यहाँ पे आपको 26 जनवरी की परेड करनी है और सड़कें ठीक करवानी है तो आप करवाओ, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है। आपको नई दिल्ली को चमकाना है क्योंकि फॉरेन विजिटर आता है तो आप करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। भाई केजरीवाल इज वेरी क्लियर, वो कहता मुझे दिल्ली को गवर्न करना ही नहीं है, मुझे तो पावर चाहिए। करेक्ट। वो पावर, बंगला, गाड़ी, दिल्ली, ये वो। हाँ हाँ, मेरे को ऐश करनी है दिल्ली की जनता के मैंडेट पे। मेरे को कोई मतलब नहीं है दिल्ली में सफाई हो नहीं हो, यमुना गंदी है तो है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एनजीटी जो भी स्ट्रिक्चर पास करेगी वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल पे करेगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, गाइडलाइन बनाएगा, इंडस्ट्री को फॉलो करनी है, मुझे क्या करनी है। आप जाओ इंडस्ट्री में ताला लगवाओ, मेरे लिए और अच्छा, मैं कहूंगा देखो मोदी तुम्हारी दुकान बंद कर रहा है। इज वेरी क्लियर, उसको कुछ नहीं करना है दिल्ली में। आप क्या कर लोगे? आपने मेरे को चुनाव जिता दिया, मैं सीएम हूं, आप मेरे को उतार तो सकते नहीं, आप में हिम्मत ही नहीं है। जनता क्या करेगी? तो अल्टीमेटली ज्यादा आप कोर्ट चले जाओगे, कोर्ट के 4 स्ट्रिक्चर आ जाएंगे। कौन सुनता है कोर्ट की बात आज? किसान सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा। कोर्ट के ऑर्डर स्टेट्स को आते हैं, क्या होता है? आपने सीएजी की रिपोर्ट दबा के रखी हुई है, कोई पूछ रहा है आपको? तो आप देखो ना, इस सिस्टम में, हिंदुस्तान में जो एक डेकोरम होता था, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब खत्म हो गई। आखिर में मैं ये पूछता हूँ सर, आपको अभी जो अरेस्ट की बात, मतलब जो प्रोसिक्यूशन की बात हुई है लिकर स्कैम के ऊपर, अभी भाई ईडी को परमिशन मिल गई, ये वो एंड ऑल दैट, उसमें भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई एलजी के पास 1 महीना पड़ा रहा, जैसे उन्होंने क्लियर करा होम मिनिस्ट्री टाइमिंग शाइमिंग। ऑनेस्टली मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भाई एटलीस्ट बीजेपी को ये तो समझ में आया कि भाई ये आपके आपके स्टेट मशीनरी है, इसको यूज तो करना कम से कम यूज तो कर रहे हैं। बट नेता तो अभी तक तो वो भी नहीं कर रहे थे, तो हाई मॉरल ग्राउंड में बैठते थे लोग। स्टेट मशीनरी है भाई, आपके हाथ में है, यूज करो उसको, क्या प्रॉब्लम है। बट द इशू दैट आई एम कमिंग टू इज, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा सर अगर ये लेट्स से अभी अरेस्ट हो जाता है अगले 10-15 दिन में, तो फिर वही सिंपैथी वोट आएगा कि पीपल आर नाउ सेइंग यार ये तो चोरी है। नहीं नहीं, देखिए मेरा एक ही कहना है सर, बीजेपी हर चीज को जरूरत से ज्यादा, हर चीज में पॉलिटिकल माइलेज देखने की कोशिश कर रही है। हर डिसीजन को अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखोगे ना, वो नहीं चलता है यार। देखो नैरेटिव दोनों तरह की पढ़ते हैं।
नैरेटिव जब आप दोनों तरफ के होते हैं और जब आप खासकर इलेक्शन से पहले करते हैं तो ऑब्वियसली पीपल आर आल्सो इंटेलिजेंट कि यार कहेंगे ठीक है इलेक्शन के अगेंस्ट आप कर रहे हो। आपके पास 5 साल पड़े थे, 3 साल से आप फाइलों पे बैठे हो, पहले आप डिसीजन नहीं ले रहे थे। Yeah. तो देखिए इवन जो एजुकेटेड क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेगी कि यार ये क्या तरीका है। भाई अल्टीमेटली आपको अगर उसको अरेस्ट करना, आप सिस्टम जाइए। मेरा ये कहना है कि आपने 9 समन भेजे, तब तक आप सोते रहे 6 महीने तक, समन पे समन भेजते रहे। अगर आपको इतनी चिंता थी कि भाई समन का इंसल्ट नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में एक बिल पास कर लेते। आप इफ एनीबडी इग्नोर्स 3 समन ही विल बी अरेस्टेड आफ्टर दैट। आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता। आपके सामने है ना चैलेंज। आपने 9 समन भेजने के बाद भी कोर्ट में जाते हैं जी हम ये नहीं था वो नहीं था। आप उसी क्लॉज के अंदर अमेंड कर दो ना। जो आपका पीएमएलए एक्ट है या सीबीआई एक्ट है या दिल्ली पुलिस एक्ट है या आपका वैसे भी सीआरपीसी एक्ट है, आप उसमें क्लास डाल दो कि if summons are ignored more than twice or thrice, the person will be summarily arrested and produced before the authorities, concerned authorities. प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप वहां भी ये देखते हैं कि यार अब समन हमारे भी शायद नेता इग्नोर करेंगे, क्योंकि अपोजिशन में तो आप भी आओगे कभी ना कभी। तो हर चीज को अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सिस्टम साफ करने की कोशिश नहीं करोगे, तो देखिए ऐसा है कि ये सर्कल है ना, ये तो घूम के आएगा ही आएगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह से डिलेड टेक्निक है फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है आपके पास मशीनरी है, सब कुछ है, वो जाके कोर्ट में स्टे ले लेंगे। देखिए इलेक्शन के समय इन्होंने कर दिया, फिर आपकी फजीयत हो जाएगी। फिर कोर्ट कहेगा नहीं नहीं इलेक्शन के समय में भी डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है एक पॉलिटिशियन का, हमारे आप कोर्ट्स भी बेल तो दी ना। करेक्ट हाँ? करेक्ट करेक्ट, हमारे कोर्ट्स भी चैंपियन है सर फिर। वो तो देखिए क्या है ना, हर आदमी अलग ढंग से देखेगा ना चीज को सर। नहीं नहीं करेक्ट है सर, बात आपकी एकदम ठीक है। वो भी अपना देखिए, अगर आप स्टेट मशीनरी यूज कर रहे हैं तो वो भी तो अपनी तरफ से जो भी उसके हाथ में मशीनरी है वो यूज करेगा, एंड दैट्स फेयर, इट्स अ फेयर फाइट। ऑब्वियसली यार, वो भी है भाई आप तो कहेंगे कि मेरे को अनकंफर्टेबल और अनजस्ट सिचुएशन में क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है क्या करूं। हाँ, तो वो फेयर फाइट है सर, उसके अंदर आई मीन आई पर्सनली पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है, फेयर इनफ। आखिरी में मैं से एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा विद रिगार्ड्स टू द पीपल सर, क्योंकि ये जो स्ट्रीट इंटरव्यूज अभी पिछली बारी जैसे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हुए थे उसका काफी इम्पैक्ट हुआ था। इस बारी स्ट्रीट इंटरव्यूज में लोग थोड़े परेशान दिखे हैं, और ऐसा दिखा है स्पेशली जैसे आप मुस्लिम एरियाज के अंदर जाइए तो बेसिकली उनकी तरफ से काफी एक रिकमेंडेशन बड़े गुस्से में दिखे वो। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, केजरीवाल का जो वोट बैंक था इज इलीगल्स, उसके ऊपर कई लोग बोलते हैं काफी कुछ चल रहा है, कुछ है ये वो दिस दैट, वोट लिस्ट में से नाम निकाले गए हैं, काफी कुछ हुआ है उसमें, क्रैकडाउन भी हुआ है दिल्ली के अंदर, काफी लोग भागे भी हैं, ये भी रिपोर्ट्स आई हैं। दूसरे हैं मुस्लिम्स ना, वहां पर आप बताइए स्प्लिट होगा नहीं होगा कि उसके साथ ही रहेगा, और कांग्रेस और आम आदमी का झगड़ा क्या उसी के लिए है। और तीसरा है जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप है। ये तीन है, इसमें से हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक स्टिल देयर, क्योंकि सराय काले खान का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वहां अमनुल्लाह खान को तो गाली निकाल रहे हैं लोग। देखो यार एक ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू जब होता है, मैंने 20 लोगों का इंटरव्यू लिया, उसके बाद में किसका चलाया किसका हटाया आपको क्या पता लगता है। मैंने कहा ना गेम ऑफ नैरेटिव हो गया है। मैंने 20 लोगों का इंटरव्यू लिया, मुझे दिखाना है कि सिर्फ मेरे इंटरव्यू में उन्हीं लोगों का मैं क्लिपिंग्स दिखाऊंगा जो मोदी को गाली दे रहे, तो मैंने वही 5 लोग दिखा दिए। आप कहोगे देखो यार पूरी जनता एंटी मोदी है। मुझे एंटी केजरीवाल दिखाना है तो मैं उन सब लोगों को नाम दिखाऊंगा जो केजरीवाल को गाली दे रहे। ये तो मेरे हाथ में है ना, एडिटर कितनी देर लगती है ये खेल बदलने में। हाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, दे ऑल आर रिकॉर्डेड क्लिप्स। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर। एक बात तो सबको समझ में आ गई कि फ्री बीज की राजनीति ने दिल्ली का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, नैरेटिव है, वो बदल दिया है। यहाँ कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा, कोई स्कूल की बात नहीं है, कोई हॉस्पिटल की बात नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप देखिए ना, एक इलेक्शन हो रहा है स्टेट का, कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ क्या बात हो रही है, मैं आपको 2100 रुपए दे दूंगा, मैं आपको 2500 रुपए दे दूंगा, मैं आपको राशन दे दूंगा, मैं आपका बिजली का बिल दे दूंगा, मैं आपके बुढ़ापे की पेंशन दे दूंगा, आपका मैं मेडिकल क्लेम बिल दे दूंगा। इनकी नेताओं की जेब में से 5 पैसे नहीं लगते, देने जनता को ही। तो भाई
मैं तो लुटा रहा हूं ना, जितना लूट सको लूटो यार, मेरे को कौन सा जेब से देना। एक बार मैं सत्ता में आ जाऊं, 5 साल मेरे पास है, फिर मैं देखूंगा कि मुझे देना है या नहीं देना, फिर मैं नए बहाने बना दूंगा, यार मेरे पास बजट नहीं है, अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, ये नहीं है, मोदी सपोर्ट नहीं कर रहा है, सीएजी का ऑब्जेक्शन है। आप क्या कर लोगे एज ए वोटर? आप कहोगे कि नहीं कुर्सी से हट, पॉसिबल ही नहीं है ना। करेक्ट। तो ये सिर्फ जो पूरा का पूरा खेल ये है कि किसी तरह से कुर्सी बचा ले। जनता का क्या होता है, प्रायोरिटी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस पूरे खेल के अंदर एक ही चीज देख रहे हो कि भाई जो भी मैं कह रहा हूं, मेरे को एक तरफ पंडितों को खुश करना है, क्योंकि अभी तक मेरे को सिर्फ मौलवियों की पार्टी माना जाता था, तो मैंने पंडितों को दे दिया। सिख कम्युनिटी बीजेपी के साथ, पंजाबी बीजेपी की तरफ जा रहे थे, मैंने उनको खींचने का प्रयास किया। फिर मैंने झुग्गी झोपड़ी, जो मेरा वोट बैंक, उनको कहा देखो तुम्हारी झोपड़ियां टूट जाएंगी अगर मेरे को हटाया तो भाई कुछ झोपड़ियां बचानी है तो मुझे बचाओ। फिर रही बात बाकी चीजों की कि भाई आपके बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो वोट देते हैं तो यार उनको खींचो। महिलाओं को बोल दिया कि आपको 2100 रुपए देंगे तो महिलाओं को खींचो। तो जिन जिन को आप डिवाइड एंड रूल करके अपनी तरफ खींच सकते थे, आपने सारे लॉलीपॉप दे दिए। जी। कांग्रेस ने क्या किया, जितना वो दे रहे हैं उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा हमसे ले लो। 2100 हो गया वो 2000 से। वो 25 तो हो गया, 21 से 25, 25% मैंने इंक्रीमेंट दे दिया। अब बीजेपी सोच रही है यार ये जब सब कर ही रहे हैं तो मैं क्या उसके ऊपर टॉपअप करूं, क्या करूं। जी। तो अब उनको ये भी पता कि अगर सत्ता में आ गए और नहीं किया तो फजीयत होगी। फिर कदम। अगर टॉपअप करने से, मोदी की गारंटी से अगर आपको सत्ता मिल गई, फिर आप क्या करोगे? दिल्ली के पास पैसा तो है नहीं। अगर आप, एक और मेरा वीडियो है अगर आप उसको देखना चाहें, जिसपे मैंने बहुत क्लियरली डिटेल में बताया है कि भाई जो केजरीवाल ने राजनीति करी है दिल्ली में, उसमें 25,000 करोड़ रुपए सालाना का घाटा है। ये 7 जनवरी का मेरा वीडियो है 25,000 कि करोड़। हाँ, दिल्ली चुनाव घोषणा के साथ दिल्ली भी दिवालिया घोषित। हुआ क्या है, आपके पास दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो 62,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए आज भी आप उधार ले रहे हो। आपका पिछले 3-4 साल से कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ा है दिल्ली में, क्योंकि आप किसी पे टैक्स लगाना नहीं चाह रहे हो और कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है ऐसा कि आप जिसको कह सको। तो सवाल अब इस बात का है कि दिल्ली में रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो 62,000 करोड़ तो वो है जो आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया। बजट है आपका 72,000 करोड़ का, तो आपको 10,000 करोड़ लेने पड़े बाजार से, मार्केट से लोन लेना पड़ा। अब 72,000 करोड़ के अंदर भी जो आपने पिछले साल घोषणाएं की थी कि हम ये सब काम करेंगे, आपके पास उनके भी पैसे नहीं बचे। दिल्ली में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कि आपको नए ब्रिज बनाने हैं, सड़कें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ टू 5,000 करोड़। जितने आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हैं उनमें कटौती है 60% की। भाई आप, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कहा है कि दिल्ली की सरकार इज ओनली इंटरेस्टेड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ पावर, मतलब कुर्सी चाहिए। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जो क्लास एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है कि 6.25 लाख बच्चों को तो आपने बेसिक स्टेशनरी नहीं दी भाई, किताबें नहीं आई, ये वो काफी डिले हुआ था। जी। जो भी है। फिर आपके वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की कंडीशन ये है कि आपको ये कह दिया गया है कि साहब आपकी जितने भी कैजुअलिटीज हैं या ओपीडीज है, वो सारी मशीनें खराब है, आप ध्यान दीजिए। आपके दिल्ली हॉस्पिटलों की हालत खराब है। तो स्थिति ये है, मैंने कहा ना आपको कि ये एक तरफ स्लोगन है कि भाई जनता को बताओ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास दिस, वर्ल्ड क्लास दैट, करना कुछ नहीं है। क्योंकि जनता और टीवी सब, वो यूट्यूब और अपना जो सोशल मीडिया है, इसमें हर आदमी अपना अपना नैरेटिव रखेगा, लोग कंफ्यूज रहेंगे। अल्टीमेटली ये देखेंगे यार मिल क्या रहा है, फ्री बिजली मिल रही है ठीक है, पानी मिल रहा है ठीक है, ये मिल रहा है 200 रुपए मिल रहे हैं ठीक है, यार चलने दो ना। तो ये स्थिति है।
अब इसीलिए मैंने कहा कि मुस्लिम वोट आम आदमी के साथ रहेगा या कांग्रेस के साथ जाएगा, ये अब कांग्रेस की कार्रवाई के ऊपर है, बीजेपी को तो आएगा नहीं। तो ये सब चीजें हैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली ये सब कुछ बताया है और ऐसे पहलू भी बताए हैं जो नॉर्मल डिस्कशन से बाहर रहते हैं, तो आई एम ग्रेटफुल आपने टाइम निकाला। आप बहुत बिजी रहते हैं बट स्टिल यू टेकन आउट टाइम फॉर मी एंड आपने मेरे साथ डिस्कशन करा। थैंक यू सो मच सर। एंड देखते हैं सर क्या होता है, गेम किस तरफ दिल्ली पलटती है, उसके ऊपर फिर बाद में एक बारी और आपसे बात करेंगे। तब तक सर नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, नमस्कार।